नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबशरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन संसद में मचे घमासान की, विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव से डरी मोदी सरकार की, देखेंगे किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट की सरकार को मिली फटकार को, पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को मोदी सरकार की तरफ से मिले तोहफे को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे एक देश एक चुनाव पर बनी जेपीसी में किसे किया गया शामिल। इन सभी मुद्दों पर आज एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अचानक बिगड़ी तबीयत, सभी कार्यक्रम और मीटिंग की गई रद्द। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा दावा, कहा यात्रा में शामिल हुए थे अर्बन नक्सल। राजस्थान के जयपुर में हुए हादसे में मरने वालों की संख्या हुई 9। एलपीजी और सीएनजी ट्रक में टक्कर के बाद लगी थी भीषण आग, कई गाड़ियां भी आई थी चपेट में। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का कार्डियक अरेस्ट के चलते हुआ निधन, 89 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। एक बार फिर गंभीर स्तर के पार पहुंची दिल्ली की हवा, प्रशासन ने येलो अलर्ट किया जारी। और अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन भी दोनों सदनों में जोरदार हंगामा देखने को मिला। अंबेडकर के अपमान पर विपक्ष का बीजेपी पर हमला तेज होता गया, तो वहीं गृहमंत्री अमित शाह को बचाने के लिए बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए उतर आए। इस बीच राहुल गांधी पर बीजेपी की तरफ से एफआईआर भी की गई, जिसके बाद खूब बवाल देखने को मिला। पूरी खबर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। पक्ष प्रतिपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं थमा। वहीं शोरगुल के बीच लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। दरअसल बीआर अम्बेडकर के अपमान पर संसद के दोनों सदनों में खूब हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहा है। इसी कड़ी में संसद परिसर के बाहर अमित शाह के खिलाफ खूब विरोध प्रदर्शन किया गया। हालांकि बीजेपी कांग्रेस पर भी हमलावर हो गई। बीते दिन संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान हुई धक्का मुक्की में बीजेपी सांसद के घायल होने के बाद से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कह रही है कि राहुल गांधी ने बीजेपी सांसद का अपमान किया है। इसको लेकर बीजेपी सांसदों ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में एफआईआर भी दर्ज कराई है। इस पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, ये सरकार अडानी जी की चर्चा से डरती है, ये किसी भी चर्चा से डरती है। अब ये जानते हैं कि इन्होंने जो किया, इनकी असली भावना निकल आई है, जो अंबेडकर जी के प्रति इनकी असली भावना है वो निकल आई है। इसलिए अब ये अब ऑपोजिशन से डर रहे हैं, क्योंकि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि ये इस मुद्दे से जुड़ा पूरे देश का हित है। हमारा संविधान अंबेडकर जी की देन है और इस देश की जनता की देन है और हमारी आज़ादी की लड़ाई की देन है, और उनका इस तरह से अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। एकदम जो सरकार का डेस्परेशन है, ये इसी चीज़ का सिंबल है कि कितने डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते, और फ्रैंकली देश भी जानता है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा गृहमंत्री अमित शाह को डॉक्टर बीआर अम्बेडकर पर दिए बयान से भटकाने की कोशिश कर रही है, इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। वहीं कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने भी राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर सरकार पर ध्यान भटकाने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने ये एफआईआर जानबूझकर अम्बेडकर पर अमित शाह के बयान को ध्यान भटकाने के लिए दर्ज कराई है। उन्होंने कहा, दिल्ली पुलिस वही करेगी जो गृहमंत्री अमित शाह उनसे करने के लिए कहेंगे। जो कुछ भी मकर द्वार के सामने हुआ वो पूरी तरह से योजनाबद्ध था। गृहमंत्री अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया और हम सभी ने माफी मांगने की मांग की। ये एफआईआर राहुल गांधी के खिलाफ नहीं बल्कि अंबेडकर के खिलाफ है। इसी तरह सीपीआई सांसद संतोष कुमार ने भी कांग्रेस का समर्थन करते हुए भाजपा पर झूठा मामला दर्ज करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये एक झूठा मामला है, हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन भाजपा सांसदों ने हमें रोका और धक्का दिया। इस घटना को वो अम्बेडकर के अपमान से ध्यान भटकाने के लिए फैला रहे। हम चुनौती देते हैं कि सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किया जाए ताकि सच्चाई सबके सामने आए। ऐसे में गृहमंत्री अमित शाह को बचाने के चक्कर में बीजेपी बुरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है। संसद में चारों तरफ से घिरी मोदी सरकार घबराई हुई नजर आ रही है। दरअसल विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसे बिना चर्चा और बिना वोटिंग के ही खारिज कर दिया गया, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्यों खारिज किया गया प्रस्ताव और कैसे बैकफुट पर आई बीजेपी और क्या है विपक्ष का आगे का प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को उपसभापति हरिवंश ने खारिज कर दिया है। इस दौरान उन्होंने अपने जवाब में कहा कि महाभियोग का ये नोटिस विपक्ष का गलत कदम है, जिसमें बहुत खामियां हैं और सिर्फ सभापति की छवि खराब करने के मकसद से ये लाया गया है। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने कहा कि ये नोटिस देश के संवैधानिक संस्थानों को बदनाम करने और वर्तमान उपराष्ट्रपति की छवि धूमिल करने की साजिश का हिस्सा है।
इस तरह इसे अब सदन में पेश नहीं किया जा सकेगा। विपक्ष की तरफ से लाया गया नोटिस ऐसे वक्त में खारिज किया गया है जब संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। ऐसे में विपक्ष के पास अब कोई मौका नहीं। आपको बता दें, सभापति के खिलाफ लाए गए नोटिस पर बहस होती है। संसद के दोनों सदनों में इस पर चर्चा के साथ ही वोटिंग भी की जाती है। हालांकि प्रस्ताव के खारिज होने के बाद अब ये मामला यहीं खत्म हो गया है। हरिवंश राय ने नोटिस खारिज करते हुए यह तक कह दिया कि विपक्ष की तरफ से बहुत जल्दबाजी वाला रवैया है। यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति के नाम की स्पेलिंग में भी गलती है। उपसभापति ने कहा कि जल्दबाजी में तैयार किए गए नोटिस में कई तरह की खामियां हैं। इसे बेहद लापरवाही से तैयार किया गया था। जिस तरह से नोटिस लिखा गया उसके नाम का उल्लेख तक नहीं है। यहाँ तक कि पूरी याचिका में उपराष्ट्रपति के नाम की स्पेलिंग भी गलत है। इसी के साथ संबंधित दस्तावेज संलग्न नहीं है। इन सब के अलावा बिना किसी प्रामाणिकता के मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर इसे तैयार किया गया है, जो बेहद चिंताजनक है। इसे सिर्फ और सिर्फ धनखड़ की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए लाया गया था। बता दें, संसद के शीतकालीन सत्र के 10वें दिन यानी 10 दिसंबर को विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी पीसी मोदी को धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। इसके बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्षी गठबंधन इंडिया ने 11 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि राज्यसभा में स्कूल के हेडमास्टर की तरह व्यवहार करते हैं। विपक्ष का सांसद 5 मिनट भाषण दे तो वो उस पर 10 मिनट तक टिप्पणी करते हैं। विपक्ष लगातार इस अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में चर्चा की मांग कर रहा था, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार इस पर टाल मटोल की जा रही थी, जिसके बाद अब ये खारिज कर दिया गया। ऐसे में अब देखना होगा कि संसद सत्र के आखिरी दिन प्रस्ताव खारिज होने के बाद विपक्ष क्या कदम उठाता है। अपनी मांगों को लेकर 25 दिन से अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत लगातार बिगड़ रही है। गुरुवार को डल्लेवाल बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। पूरे मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए कोर्ट ने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। किसानों को फसल पर एमएसपी की गारंटी कानून के लिए 25 दिन से अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत गुरुवार को बिगड़ गई। डल्लेवाल सुबह अचानक बेहोश होकर गिर गए। इस दौरान उन्हें उल्टियां भी हुई। लगभग 10 मिनट बाद वो होश में आए। डल्लेवाल की जांच में लगे चिकित्सकों की टीम में शामिल डॉक्टर ने बताया कि डल्लेवाल ने 24 दिनों से कुछ नहीं खाया। इस वजह से उनकी हालत गंभीर है। उन्हें हार्ट अटैक और मल्टी ऑर्गन फेलियर का खतरा है। उनकी स्थिति गंभीर है। ऐसा समझिए कि उनकी जान एक कमजोर धागे जैसी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उधर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद पंजाब सरकार ने डल्लेवाल की जांच के लिए 4 डॉक्टरों की टीम का बोर्ड बनाया। इसके बाद डॉक्टरों की टीम ने खनौरी पहुंचकर उनकी जांच की। इस दौरान उनकी ईसीजी के साथ ही सभी अंगों के लिए खून के सैंपल भी लिए गए। इस तरह गुजरते वक्त के साथ किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। 24 दिन तक बिना खाए पिए अनशन करने वाले किसानों के नेता डल्लेवाल की तबीयत बिगड़ती किसानों के आंदोलन को तेज कर रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को किसान आंदोलन पर सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से सवाल किया कि 70 साल का आदमी 24 दिन से भूख हड़ताल पर है। कौन डॉक्टर है जो बिना किसी टेस्ट के डल्लेवाल को सही बता रहा है? इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि डल्लेवाल का टेस्ट, सिटी स्कैन सब आपकी जिम्मेदारी है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसे में किसान आंदोलन से मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। डल्लेवाल की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलते ही पंजाब पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। अतिरिक्त पुलिस बल को भी खनौरी में तैनात कर दिया गया। पुलिस के आला अधिकारियों ने वहां मौजूद किसान नेताओं के साथ डल्लेवाल की तबीयत को लेकर बातचीत की। वहीं होश में आने के बाद डल्लेवाल ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डल्लेवाल सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखने की बात कह रहे हैं। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले ही कहा था कि किसानों के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। 23 फरवरी 2024 से शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है। खनौरी बॉर्डर पर भी किसान धरने पर बैठे हैं। यहाँ हरियाणा पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें दिल्ली जाने से रोका हुआ है। 10 जुलाई 2024 को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि एक हफ्ते को शंभू बॉर्डर को खोल दिया जाए। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई जिससे सरकार और किसानों के बीच मध्यस्थता करनी थी। हालांकि सरकार के रुख को देखते हुए किसानों ने कमेटी से बात करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। ऐसे में अब देखना होगा कि किसान नेता डल्लेवाल की तबीयत पर चिंतित सरकार किसानों की मांगों के आगे झुकती है या फिर किसान संगठन अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। मोदी सरकार पर विपक्ष की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जाते रहे कि सरकार संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करके उन्हें अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है। इसी कड़ी में अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ को एनएचआरसी का अहम पद देने का मन मोदी सरकार ने बना लिया है, जिसके बाद विपक्ष के सभी आरोप सच होते दिख रहे हैं। पूरी खबर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। अपने फैसलों के चलते विपक्ष और आम जनता के निशाने पर रहने वाले सीजेआई चंद्रचूड़ एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। दरअसल खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को मोदी सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी का अध्यक्ष बना सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को एनएचआरसी के नए अध्यक्ष के चयन के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक हुई।
इस महत्वपूर्ण बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। बता दें, एनएचआरसी अध्यक्ष का पद 1 जून से खाली, जब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा का कार्यकाल खत्म हुआ था। तब से विजय भारती सयानी कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में इस पद पर कार्यरत हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को चयन समिति की सिफारिश पर एनएचआरसी का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। वैसे खबर तो ये भी आ रही है कि डीवाई चंद्रचूड़ के नाम पर विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष और एक सदस्य के लिए सरकार के प्रस्तावित नामों पर असहमति जाहिर की है। इसी के साथ बैठक में मौजूद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से चंद्रचूड़ के नाम को मंजूरी नहीं दी गई। वो इस पर असहमति का पत्र भी सौंप सकते हैं। हालांकि बहुमत की सिफारिश के आधार पर पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को एनएचआरसी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ऐसे में एक बार फिर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है, क्योंकि विपक्ष पहले ही ये दावे कर चुका है कि न्यायपालिका मोदी सरकार के दबाव में काम करती है। वहीं पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर विपक्ष हाल ही में एक के बाद एक कई हमले कर चुका है। इस बीच अगर डीवाई चंद्रचूड़ को एनएचआरसी का अध्यक्ष बनाया गया तो विपक्ष के हमले डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर और तेज हो सकते हैं। बताते चले, पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के बाद से ही चंद्रचूड़ अपने फैसलों से विवादों में घिरे हुए हैं, जिसमें कि विपक्ष के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीनियर जज भी सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ पर कई गंभीर सवाल खड़े कर चुके हैं। उनके अयोध्या पर किए फैसले से लेकर वर्शिप एक्ट तक वो आलोचनाएं भी झेल चुके हैं। एक देश एक चुनाव विधेयक को लोकसभा में पेश करते ही इसे जेपीसी के पास भेज दिया गया था। इसी कड़ी में अब इसके लिए 39 सदस्यों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें लोकसभा में से 27 तो वहीं राज्यसभा से 12 सदस्यों को शामिल किया गया है। तो जेपीसी कब करेगी संसद में रिपोर्ट पेश, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। विपक्ष के भारी विरोध के चलते लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल के लिए जेपीसी गठित कर दी गई। इस जेपीसी में लोकसभा के 27 तो वहीं राज्यसभा के 12 सदस्य शामिल किए गए हैं। इसमें कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, मनीष तिवारी, बीजेपी की बांसुरी स्वराज और अनुराग सिंह ठाकुर, एनसीपी की सुप्रिया सूले का नाम शामिल है। वहीं इनके अलावा सुखदेव भगत, धर्मेंद्र यादव, कल्याण बनर्जी भी इसमें शामिल किए गए हैं। बता दें, इससे पहले एक देश एक चुनाव को लोकसभा में पेश किया गया था। इस दौरान विपक्ष के भारी हंगामे होते देख वोटिंग की गई थी, जिसमें पक्ष में 269 तो विपक्ष में 198 वोट पड़े थे। वोटिंग के नतीजों के बाद इस बिल को जेपीसी में भेज दिया गया था। ऐसे में राज्यसभा में जेपीसी के गठन के बाद सदन को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। बीजेपी के लोकसभा सांसद भर्तृहरि महताब को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार रात जेपीसी के गठन की घोषणा की। बता दें, इस समिति का उद्देश्य विधेयक के सभी पहलुओं को गहराई से अध्ययन करना और इस पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना है। आपको बता दें, दोपहर 12 बजे राज्यसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर जेपीसी में उच्च सदन से 12 सदस्यों के नाम का प्रस्ताव पेश किया। कानून मंत्री ने जेपीसी में राज्यसभा से घनश्याम तिवारी, भुवनेश्वर कलिता, के लक्ष्मण, कविता पाटीदार, संजय कुमार झा, रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, साकेत गोखले, पी विल्सन, संजय सिंह, मानस रंजन मंगराज और वी विजय साई रेड्डी के नाम का प्रस्ताव रखा। इसे उच्च सदन में मंजूरी दे दी गई। इसी के साथ संसद में अपनी अगली रिपोर्ट पेश करने को लेकर कहा गया कि अगले सत्र के अंतिम हफ्ते के पहले दिन जेपीसी सदन में रिपोर्ट पेश करेगी। बताते चले, विपक्ष इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए इस बिल को संविधान के खिलाफ बता रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस बिल पर आने वाली अंतिम रिपोर्ट में क्या नतीजे सामने आते हैं। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।